गुड मॉर्निंग रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ। सुरभि शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज, और मॉर्निंग गूंज में अब वक्त हो गया है ओपन टॉक्स का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी सारी दिक्कतें जो भी, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड इशू हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो जो आप किसी से नहीं कह पाते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि इन सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे, तो आप ओपन टॉक्स पर उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। और आज ओपन टॉक्स में हम बात करेंगे अस्थमा की, क्योंकि आज 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे हम मनाते हैं, और इसके ही उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन से प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गर्ग। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सुरभि। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि ये अस्थमा है क्या? एज़मा सांस के रास्ते की एक परेशानी है, मैं उसको बीमारी का नाम नहीं देता हूँ, एक ये परेशानी है जिसमें सांस के रास्ते में एक तरह की सेंसिटिविटी हो जाती है, या यूँ कहें वो नाजुक हो जाते हैं। और सांस का रास्ता आपको पता है नाक से शुरू होकर के हमारे फेफड़े तक जाता है। तो जो एज़मा है उसके अंदर फेफड़े की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, और इसको आम बोलचाल की भाषा में ही इसको एज़मा या दमा बोलते हैं। तो ये सांस से संबंधित एक बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट को सांस संबंधी दिक्कत होती है। और अगर हम डॉक्टर साहब सिम्टम्स की बात करें, ऐसे कौन से लक्षण हमारे शरीर में हमें देखने को मिलेंगे कि हमें लगेगा कि यार हो सकता है ये अस्थमा हो? जैसा कि मैंने बताया था कि एज़मा हमारे सांस के रास्ते की दिक्कत है, तो सांस में जो अगर हमारा नाक वाला एरिया होता है उसको हम कह सकते हैं वो वहीं से हमारा रास्ता शुरू होता है। जो एज़मा के लोग होते हैं उनके अंदर नेज़ल सिम्टम, जैसे कहते हैं छींकें आना, नाक बंद होना, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लक्षण ज़्यादा होते हैं। और अगर हम फेफड़े की जब इसके बाद नीचे दिक्कत आती है तो इसमें पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को गले से सीटी की आवाज़ या सांस की आवाज़ आना, खांसी आना, ये खांसी अमूमन सूखी होती है, मतलब उसमें बलगम नहीं आता है, चेस्ट टाइटनेस होना, और सांस फूलना सबसे लास्ट का सिम्टम होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है, ये सारे के सारे सिम्टम रिपीटेबल होते हैं या साइक्लिकल होते हैं। रिपीटेबल माने इसका संबंध मौसम से भी होता है, और बीच का जो इंटरवीनिंग पीरियड होता है, 2 मौसम के बीच में जो होता है, पेशेंट जो होता है एसिम्प्टोमेटिक तक भी रहता है इन अर्ली स्टेजेस। बाद में अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये सिम्टम की रिकरेंस और रिपीटेबिलिटी, तो किसी भी व्यक्ति को सांस से संबंधित जिसके अंदर खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, या वीजिंग हो रही है, या सांस की जिसे आवाज़ आना बोलते हैं, और इनकी रिपीटेबिलिटी होती है, तो वो ये शक कर सकते हैं कि ये वाले जो हैं ये एज़मा होते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, हर सांस फूलना दमा नहीं होता है, पर दमा को इसी तरह से दूसरे सांस वाले लक्षण से हम डिफरेंस कर सकते हैं कि जिसमें रिपीटेबिलिटी ऑफ द सिम्टम है और वो साइक्लिकल है। और अगर यदि किसी का उसका मौसम के साथ संबंध है तो डेफिनेटली उसको जांच करानी चाहिए और जाके डॉक्टर से पूछना चाहिए क्या ये एज़मा हो सकता है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रिपीटेबल चीज़ें हो रही हैं, तो एक बार डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ना कि आप मेडिकल स्टोर पर जाके कह रहे हैं कि भैया थोड़े दिन से हमको ऐसी सूखी वाली खांसी हो रही है, कोई सिरप दे दीजिए। आप कंटिन्यूएशन में उसको लिए जा रहे हैं, और अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो डेफिनेटली कंसल्ट कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम जांच की बात करें, अभी आपने जैसे बोला कि जांच करानी चाहिए, तो इसका टेस्ट वगैरह होता है, वो कैसे होता है? बहुत सारे टेस्टों की तो बात मैं नहीं करूंगा। इसका जो मेन हमें लंग के फंक्शन टेस्ट होते, तो ब्लड के टेस्ट भी हैं, उसके अंदर ब्लड में आप स्नोफिल काउंट कर लीजिए। अब दूसरी भी टेस्ट होते हैं, उस पर एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का लेवल भी देखते हैं हम लोग, हम एक्सएचएस करा सकते हैं। लेकिन जो इसका जो मेन टेस्ट होता है उसको हम लोग फेफड़े का इसको स्पायरोमेट्री कहते हैं या लंग फंक्शन असेसमेंट कहते हैं। तो लंग फंक्शन असेसमेंट कराते हैं, उससे हमको कंफर्म पता लग जाता है कि ये पेशेंट के अंदर एज़मा है या नहीं है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रिपीटेबल चीज़ें हो रही हैं, तो एक बार डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ना कि आप मेडिकल स्टोर पर जाके कह रहे हैं कि भैया थोड़े दिन से हमको ऐसी सूखी वाली खांसी हो रही है, कोई सिरप दे दीजिए। आप कंटिन्यूएशन में उसको लिए जा रहे हैं, और अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो डेफिनेटली कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर, अगर हम बात करें कि अस्थमा को हम बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, मतलब कैसे अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं? हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आपके पास पेट्स हैं तो कोशिश करें कि पेट्स को अपना जो लिविंग एरिया है उससे सबसे दूर रखें। मॉस्किटो रेपेलेंट आप यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल यूज़ कीजिए, लेकिन उसको जब आप सोने जाते हैं अपने बेडरूम में तो उसके पहले आप लगाएं, उसके बाद उसकी खिड़कियां वगैरह खोल दें। उसके अलावा हमारे जो मैंने बताया खान पान में कोई संबंधित चीज़ें हैं तो आप उसको दूर कर सकते हैं।
कोई स्मोकर है तो सबसे पहले बात तो आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। स्मोकिंग इज़ अ बिग नो फॉर एजमेटिक पर्सन। तो हमारे जितने ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर बताए, अब पॉल्यूशन को हमें कम करना है तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन कोविड, लेकिन जो हमें मिला देखने के अंदर, कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा एज़मा के पेशेंट नहीं देखने। क्यों? क्योंकि वो एक मास्क का भी यूज़ कर रहे थे और लेवल ऑफ पॉल्यूशन कम था। बट इस समय जो मैं देख रहा हूँ, इस समय हमारी ओपीडी के अंदर जो एज़मा लाइक सिम्टम के पेशेंट डेफिनेटली इंक्रीज कर गए हैं। उनका शायद एक वजह ये भी है कि लोग ने मास्क लगाना कम कर दिया है, लोगों की मोबिलिटी बढ़ गई है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और लेवल ऑफ पोल्यूशन भी शायद बढ़ गया है। तो हमारे हाथ में जितनी चीज़ें हैं जो हम कम कर सकते हैं वो हम करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम जेनेटिक्स से नहीं लड़ सकते हैं, अभी कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है। तो अगर हमें कोई सीजनल कोई चीज है तो हमें कम से कम उसका जो ट्रीटमेंट बताया गया है तो उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसी वजह से कहा गया था कि जब लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया था तो कोविड से तो आप बच ही रहे थे, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस थी जिनसे आप बच रहे थे और जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत कम हो गई थी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, वैसे भी कहा जाता है जब मास्क नहीं थे तो लोग मुंह पे कपड़ा बांध के पॉल्यूटेड वाले एरियाज में निकलते थे। तो अब अगर मास्क आ गया है तो मास्क को मत छोड़िए। और वैसे भी कहा जा रहा है कि कोविड की 4th वेव जो है वो फिर से आ रही है, तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है और हर कोई कह रहा है कि मास्क जिन लोगों ने एकदम छोड़ दिया था दोबारा से आप लोग मास्क लगाना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब, अब मेन सवाल यही आ जाता है कि क्या अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे रोग की हम? सुरभि, आप बात कर रही थी क्योर की, यहाँ पे ये बता दूं क्योर नहीं है। क्योर का मतलब ये होता है कि उसको जड़ समूल हम नष्ट कर दें। बट ये आप लोग जान लीजिए 100% कंट्रोलेबल डिजीज है ये। इसके जितने भी सिम्टम होते हैं 100% कंट्रोल हो जाते हैं। इससे किसी भी व्यक्ति को जान का खतरा नहीं होता है, प्रोवाइडेड जो डॉक्टर द्वारा दवाइयाँ बताई गई हैं वो दवाइयाँ वो इस्तेमाल करता रहे। तो इसका क्योर नहीं है, 100% कंट्रोल पॉसिबल है। अब 100% कंट्रोल के लिए हमारे पास इलाज के लिए क्या दवाइयाँ मौजूद हैं। हमारे पास दवाइयाँ, जैसे आप सभी जानते हैं, जब से आपने होश संभाला है तो दवाइयों के रूप में आपको दिमाग में पहले जाता है पिल्स होते हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं या निगलते हैं। बट यहाँ पे ये बता दूं, फेफड़ा हमारा शरीर का ऐसा अंग है जहाँ पर वो सीधे वातावरण के संपर्क में है और हम उस पे हम सीधे दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं वाया इनहेलेशनल रूट, माने कि हम सांस के द्वारा कुछ दवाइयाँ हम उस पे पहुँचा सकते हैं। और जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि यदि किसी को आँख उठनी आती है तो क्या करता है, वो दवाई खाता है? नहीं, वो मलहम लगाता है। अगर हमारी इसी प्रकार से अगर हमारे फेफड़े में कोई दिक्कत है, जैसे मैंने बताया शुरू से कि ये फेफड़े के सेंसिटिविटी की परेशानी है जिसमें एक सूजन हो जाती है और उस सूजन की वजह से फेफड़े के रास्ते संकुचित होते हैं और जिसकी वजह से हमको लक्षण आते हैं। तो हमारे पास इनहेलेशनल रूट की दवाएं हैं जिसे हम इनहेलर्स कहते हैं। और वो इनहेलर्स भी आपको मैं ये बताता चलूं, इनहेलर्स भी हम उसको 3 तरह से देख सकते हैं। आपने सुना होगा हमारे श्रोताओं ने कि कुछ नेबुलाइजर्स होते हैं, कुछ में कैप्सूल्स होती हैं और कुछ जो होते हैं हमारे पास पम्प्स होते हैं। ये सारे के सारे होते हैं, दवाएं सब में एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, पर उनको जो हमारे पास नेबुलाइजर्स होते हैं हम उन्हें कब इस्तेमाल करते हैं, जब मरीज की सांस इतनी फूल रही होती है कि वो बेचारा इनहेलर्स यूज नहीं कर पाए या उसकी सांस का अंदर का एफर्ट कम हो, तब हम उसे नेबुलाइजर पे रखते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट हमारा जो इनहेल, जिसे पंप वाला इनहेलर बोलते हैं, वो अगर ले पाने में थोड़ा सा उसमें हमें हाथ से और फेफड़े की सांस का एक समन्वय बनाना पड़ता है। उसमें अगर किसी को दिक्कत होती तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद रहता है जिसके लिए हम उसको ड्राई पाउडर्ड इनहेलर बोलते हैं, जिसके अंदर कैप्सूल्स होती हैं और वो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल डिवाइसेस हैं जो अपने आप डॉक्टर के पास जा कर के पता कर सकते हैं कि हम उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करें। तो हमारा श्रोताओं से बस यही रिक्वेस्ट होगा, इनहेलेशनल मेडिकेशन जो है वो रूट जो है प्रीफर्ड रूट ऑफ इसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरी बात, इस रूट को पर दवाइयों
को किस प्रकार से ले जाना है उसकी भी ट्रेनिंग वो जरूर लें अपने चिकित्सक से, क्योंकि अगर वो नहीं आपने लिया, वो नहीं सही समझा, अगर दवाई की मुलाकात फेफड़े की सरफेस पे कायदे से नहीं हो पाई तो ये जान लीजिए कि मरीज को, जो मैं कह रहा हूँ कि 100% जो है सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं, उसमें आने में दिक्कतें आती हैं। तो इनहेलेशनल रूट आर द बेस्ट रूट ऑफ ट्रीटमेंट। हाँ, यहाँ पे किसी को अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो पहले वो अस्पताल जाएगा, वहाँ पे कुछ अगर दवाइयाँ खाने की या इंजेक्शन दी जाते हैं तो वो भी लेना जरूरी होता है, समटाइम्स उसको भी लेना चाहिए। तो 3 तरह से उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया है कि हर बीमारी का अलग अलग इलाज होता है, कहीं सर्जरी होती है, कहीं आप मेडिसिन ले सकते हैं, कहीं इंजेक्शंस होते हैं, बट अस्थमा की अगर हम बात करें तो इनहेलर्स आर दी ऑप्शंस जो आप अपनी जो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम होती है, कॉमनली सबसे ज़्यादा यही देखी जाती है, तो आप इनहेलर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अक्सर ये चीज़ टीवी में भी देखी होगी, कई वीडियोस में देखा होगा कि लोग इनहेलर्स लेते हैं। तो इनहेलर लेने का तरीका भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कोई भी चीज़ ऐसी मत करिएगा। किस तरीके से एक प्रॉपर वे होता है इनहेल करने का, वो भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस पंप यूज़ करना शुरू कर दिया, इनहेलर यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर आप बोल दो कि डॉक्टर साहब हमें तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो वो किस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका क्या होता है इनहेलर्स का, या यूज़ किस तरीके से करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है 8887019138 888-7019138 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने बात करी थी अभी डॉक्टर साहब इलाज में, जब हम बात करें तो आपने कहा था इनहेलर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अस्थमा जैसी बीमारी में इनहेलर्स ही क्यों यूज़ करते हैं? इनहेलर्स का यूज़ करने का सीधा कारण ये है कि हमारी दिक्कत फेफड़े पे है और फेफड़े में ही लक्षण है और फेफड़े में ही सूजन है, और वहाँ तक, क्योंकि ये बहुत इजी वे है कि वहीं तक हमें दवाई जो है वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ओरल रूट से दवाई लेते हैं तो वो दवा पहले पेट में जाती है, पेट से फिर वो आंतों की खून की नलियों के द्वारा वो एब्जॉर्ब होगी, फिर वो वहाँ से हार्ट में जाएगी। तो कहने का मतलब बड़ा लंबा रूट लगता है, फिर वो फेफड़े में पहुँचेगी। तो उससे भी, और इस लंबे रूट तक पहुँचाने के लिए हमें जो रसद यानी दवा की मात्रा है वो भी ज़्यादा देनी पड़ती है। यहाँ इसलिए भी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है हम दवाइयाँ जो ओरल देते हैं वो मिलीग्राम में देते हैं, पर हम जो दवाइयाँ इनहेलर्स में देते हैं वो माइक्रोग्राम में देते हैं। और 1 माइक्रोग्राम और 1 मिलीग्राम का अगर रिलेशन बताएं तो वही है कि 1 मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा 1 माइक्रोग्राम होता है। तो 1000 गुना कम दवाई जाती है। तो एक तो दवा की मात्रा कम लगती है, सीधे असर होता है, और असर मिनटों में होता है, सेकंड्स में होता है। जबकि हम ओरल मेडिकेशन खाएंगे तो इतना बड़ा लंबा रूट लेके जाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें हमें टाइम लगेगा। इसीलिए हम इनहेलेशनल रूट को हम प्रीफर्ड रूट बोलते हैं, और इसीलिए हम जो है इसके ही लिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। बिल्कुल कि इनहेलर्स आर सेफ, और इनहेलर्स जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी ज़्यादा मात्रा लेने से, माइक्रोग्राम और मिलीग्राम की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है ना, आप ऐसे देखते हो अरे 1 2 3 4 इतनी सारी दवाइयाँ एक चीज़ के लिए, लेकिन अस्थमा के लिए आपको बस इनहेलर ही यूज़ करना है। और ये भी चीज़ें आप कहते हो ना कि सर दर्द की गोली खा ली, फिर आपको लगा यार कम तो हुआ नहीं, तो तुरंत तो वैसे भी नहीं बंद होता, बट इनहेलर से आपको तुरंत आराम मिलता है। डॉक्टर, अब मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या इनहेलर यूज करना सेफ है, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर भी हमारे पास इसी तरह का एक सवाल आया है कि क्या इनहेलर हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा? देखिए, जैसे कि डायबिटीज़ होती है उसके लिए हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। हमारे पास सांस की दिक्कत है तो हम सांस के लक्षण कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर, वहाँ पे ये बताता चलूँ जिसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवा तो प्रतिदिन लेनी पड़ती है। पर हमने ये बताया एज़मा में लक्षण रिपीटेबल एपिसोडिक होते हैं, तो इसकी दवाएं जिन मौसम में ज़्यादा दिक्कत, यूजुअली अगर हम अपने नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो यहाँ 2 मौसम होते हैं जिसमें, या एक होली के समय और दिवाली के समय, जब जाड़े से गर्मी आ रही होती है या गर्मी जा रही होती, जाड़ा आ रहा होता है, तब 2 मौसम बड़े चेंज होते हैं। इस समय, इस दौरान यदि पेशेंट को लक्षण है तो लक्षणों की सीवियरिटी के आधार पर हम इनहेलर्स देते हैं। और ये इनहेलर्स भी जो होते हैं, जो चिकित्सक बताता है, उसमें भी 2 तरह के इनहेलर्स होते हैं। 2 तरह के इनहेलर्स क्या मतलब क्या है? एक इनहेलर वो होता है जो इमीडिएट सांस के रास्ते को
चौड़ा कर देता है, और एक इनहेलर होता है जो उसकी रूट वजह जो हमने बताया था रास्ते में सूजन है उसको दूर करने के लिए होता है। तो यदि कोई चिकित्सक 2 तरह के इनहेलर बता रहा है या एक ही इनहेलर में 2 तरह की दवाइयाँ मिली हुई हैं, तो वो चिकित्सक की बात सुन करके उसको फॉलो करके मरीज को उसको लेना चाहिए। जहाँ तक जीवन भर की बात है तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी आँख की कमजोरी है, चश्मा हम बराबर लगाते हैं, और अगर हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो इनहेलर्स भी कम से कम इतना उसको अगर हम कंपेयर अन्य बीमारियों से करते हैं तो ये कह सकते हैं 365 दिन तो नहीं, कि जब वर्स्ट सीजन होता है बस उस दौरान ही लेने की आवश्यकता पड़ती, बाकी समय पेशेंट ठीक रहता है तो उस समय हम इनहेलर्स बंद भी कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो लक्षणों की सीवियरिटी को देखते हुए इवन अगर लक्षण खत्म भी हो गए तो हम इनहेलर बंद कर देते हैं। हाँ, मैं इस बात को जरूर बताना चाहूँगा, मैं इस बात की नहीं कहता कि एक बार लेने के बाद जीवन भर नहीं पड़ेगा जरूरत, नहीं, यही समझना है लोगों को कि आगे एक बार दिया बिल्कुल लक्षण से आदमी मुक्त हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट कंप्लायंस कम हो जाती है, वो छोड़ देता है। तो आपको ये समझना है कि अगर जैसे ही दोबारा लक्षण हमारे आते हैं तो दोबारा से उसी दवाइयों को इस्तेमाल करना का शुरू कर दें, और इन द मीन टाइम अपने निकट के डॉक्टर से आप सलाह ले लें। बिल्कुल, कंटिन्यूएशन की जरूरत नहीं है कि आपका पर्टिकुलर टाइम बना ही हुआ कि सुबह आप उठें और आपको एक बार इनहेलर लेना ही है। ये आपको जब सिम्टम्स दिख रहे हैं तभी आपको लेना है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 मौसम जब यहाँ पर आते हैं कि चेंज ऑफ सीजन जब चलता है तो इस तरह की दिक्कतें जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनको होती रहती है। डॉक्टर साहब, एक गीता जी हैं जिनका मैसेज हमारे पास आया, उन्होंने बोला है कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज इनहेलर ले सकती हैं, क्या सेफ है? बिल्कुल, गीता जी का बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये अक्सर करके बात होती है कि ये मैंने बताया ना, इनहेलर्स इतने सेफ़ हैं और इतनी कम मात्रा में हमें दवाई देनी पड़ती, इवन प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ हैं। और दोज प्रेग्नेंट वीमेन जिनको पहले से नोन है कि वो एज़मेटिक हैं या उनको एज़मा लाइक सिम्टम हो रहे हैं, तो इन कंसल्टेशन विद आपका फिजिशियन आप इनहेलर्स ले सकती हैं और दे आर वेरी सेफ। तो ये जो इनहेलर्स को लेकर आपके मन में थोड़ी सी मिथ, क्या थोड़ी, क्या मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही सारी भ्रांतियां आपके मन में चल रही थी कि इनहेलर सेफ हैं या नहीं है। तो इनहेलर्स आर सेफ। आपके बॉडी में अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ लीजिए, अवॉइड मत कीजिए। और अगर आपको डॉक्टर्स कंसल्ट कर रहे हैं, मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इनहेलर्स लेने हैं, तो आपके दिमाग में दोबारा क्वेश्चंस आने ही नहीं चाहिए। पीपल आर लाइक यार ये डॉक्टर साहब ने इनहेलर बता दिया, चलो किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। 3-4 डॉक्टर्स जब तक आपको इनहेलर नहीं बोलेंगे तब तक क्या आप नहीं लेंगे? तब तक तो न जाने आपकी उस प्रॉब्लम का असर आपकी बॉडी पर कितना ज़्यादा पड़ सकता है। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि इनहेलर्स एक्चुअली में हर किसी के लिए सेफ हैं और अस्थमा पेशेंट्स को इनहेलर यूज़ करना चाहिए विदाउट एनी डाउट। लेकिन एक सवाल है कि क्या इनहेलर्स बच्चों के लिए सेफ हैं? बहुत सारे लोग ऐसा भी बिलीव करते हैं कि जो उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं वो बच्चों की ग्रोथ पर हैम्पर कर सकते हैं, उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने अभी बताया था कि 2 तरह के इनहेलर में हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो दवाइयाँ होती हैं कि जो कि हमारे रास्ते को फैलाती हैं, सांस के रास्ते को, और एक वो होती हैं जो सांस के रास्ते में सूजन को कम करती हैं। जो सूजन को कम करती हैं वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड को लेकर लोगों के अंदर बहुत फोबिया है, और कोविड के बाद लोगों में और फोबिया है, जहाँ पे लोगों को म्यूकरमाइकोसिस से लेकर और सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बात में बताया था कि जो हम इनहेलर्स में दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रोग्राम्स में होती हैं, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट जो स्टेरॉइड्स के होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं, एंड दे आर क्वाइट सेफ इवन ऑन यूजिंग देम से कंटिन्यूसली टुगेदर। सो अगर हम उसको लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनहेलर जिसके अंदर स्टेरॉइड अगर मौजूद है, पर डॉक्टर की देखरेख के अंदर, उसके अंदर बस सिर्फ लोकल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, जैसे किसी को गले में दिक्कत हो सकती है, छाले वगैरह पड़ सकते हैं, पर यहाँ पे भी गलती किसी न किसी तरह से, लापरवाही कहूँ, मरीज की तरफ से होती है कि जहाँ पे इंस्ट्रक्शन उससे दिया जाता है कि इनहेलर्स लेने के बाद उसको रिंस या गार्गल करने होते हैं, वो नहीं करता है, तब ये दिक्कत हो जाती है। आपने सवाल पूछा कि क्या बच्चों में क्या ये न्यूनेट्स में भी, अगर लेस देन 1 ईयर का भी बच्चा है, अगर 1 ईयर से ऊपर है तब पर भी, मतलब पीडियाट्रिक एज ग्रुप में दीज आर वेरी सेफ। और हम लोग कई बार ये मिथ
है लोगों के दिमाग में, इन्हेलर्स आर लास्ट रिसॉर्ट। नहीं, इन्हेलर लास्ट रिसॉर्ट नहीं होते हैं। इन्हेलर्स हमारे प्राइम और अप फ्रंट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, और इन्हेलर का यूज इज क्वाइट सेफ इन चिल्ड्रन एज वेल। डॉक्टर साहब, एक चीज है कि फैलने की अगर मैं बात करूं, ये इनका नाम सुमित है और इन्होंने मैसेज किया है कि अगर हम जैसे कि कहते हैं टीबी, अगर टीबी वाला इंसान खांस रहा है तो उसके आसपास रहने से वो उसके जो चीज़ें हैं वो आ सकती है, हम पे भी आ सकती है, हमें भी हो सकता है। क्या अस्थमा की हम बात करें तो ये फैलता कैसे है? नहीं, ये फैलने वाली, ये संक्रमण वाली बीमारी कतई नहीं है। और लोगों के मन में अक्सर आशंका होती है कि परिवार में एक बच्चे को है तो क्या उसके साथ दूसरे बच्चे को लेटाएं, उसके साथ खाना पीना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एज़मा इज़ नॉट एट ऑल संक्रामक बीमारी। ये किसी के साथ उठने बैठने खांसने छींकने से ये संक्रमित नहीं होती, जैसे कोविड है या टीबी है। ये उस तरह की बीमारी कतई नहीं है। ये जेनेटिक बीमारी जरूर है, इसीलिए एक परिवार में कुछ अगर होता है तो ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती। और ये भी आवश्यक नहीं है कि कंटिन्यूअस पीढ़ी में अगर एक किसी पेरेंट को है तो उसके बच्चे को हो कंटिन्यूटी में नहीं होती है, हो सकता है उनके बच्चों के बच्चों में हो। तो हाँ, जेनेटिक है, लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए। तो अगर किसी को अस्थमा है तो आप प्लीज़ ये सब मत कीजिए कि आप उनके साथ बैठ नहीं रहे, अरे भैया ये तो इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं, इनसे दूर रहो। तो ये सारी चीज़ें भी इंसान को थोड़ा सा ना, इन्हेलर पब्लिक प्लेस पर या फिर लोगों के बीच में यूज़ करने से थोड़ा सा उनको वो कर देती, क्योंकि आप थोड़ा सा ना वैसे देखने लगते हैं, यार इनको अस्थमा है, बताओ ये तो इन्हेलर ले रहे। तो ये चीज़ें ना करिए। अच्छा, अगर हम इसको लेकर थोड़ी सी लापरवाही की बात करें डॉक्टर साहब, जैसा कि बताया कि कई लोगों के मन में ये रहता ना, इन्हेलर कैसे लें, लोगों के सामने छुप के एकदम मुंह छुपा के इन्हेलर्स को यूज करेंगे। तो अगर इन सारी चीजों में हम लापरवाही करते हैं कि अरे अभी तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, देख लेंगे, तो क्या उससे कुछ असर पड़ सकता है? इट कैन बी डेंजरस। बिल्कुल। देखिए, हम चश्मा लगाते हैं तो बड़े शान से दिखाते हैं। भाई चश्मा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी निगाह कमज़ोर है। हाँ, वो बात अलग है कि हम धूप से बचने के लगाते हैं, वो भी एक परेशानी को कम करने के लिए ही लगाते हैं। उसी प्रकार से इन्हेलर को लेने में हमें परहेज़ नहीं करना चाहिए, और इसको लेने में ना तो किसी प्रकार का टैबू होना चाहिए, ना स्टिग्मा होना चाहिए। इसको हम ले सकते हैं। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका शायद सवाल ये है। जो सिम्टम अभी तक हमें साल भर में 1 या 2 बार आ रहे थे, वो सिम्टम की जो बीच की अवधि है, जिसमें मैंने बताया था कि एसिम्टोमेटिक भी पेशेंट हो जाता है, वो अवधि कम हो जाएगी। जो पीरियोडिसिटी है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा, और एक समय आएगा कि अगर आपने नहीं लिया या नहीं माने, या पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब तो फिर भी लोगों में अवेयरनेस है, इन्हेलर्स लेते हैं, तो वो जो है हमें फिर बराबर, तब हमें कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ इन्हेलर करना पड़ता है। तो मेरा सबसे अनुरोध यही होगा, चिकित्सक की सलाह से ही इन्हेलर शुरू करें, और उसकी देखरेख में जैसा वो बता रहा है उस टेक्निक से लें, और उसके असेसमेंट के बाद ही उसकी डोज कम करें या बंद कर दें। एस्थमा डे पर हम बात कर रहे थे एस्थमा को लेकर। जो आपके मन में सवाल हैं, उन सवालों को दूर किया। हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर राजीव गर्ग। डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया है कि इन्हेलर्स जो हैं वो हम सभी के लिए सेफ हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर डॉक्टर साहब मिथ्स भी हैं कि क्या इन्हेलर्स सेफ हैं। लोगों में एक टैबू बनाकर रखा हुआ है कि फीमेल्स अगर इन्हेलर्स यूज करती हैं तो उनकी शादी में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो क्या एस्थमा पेशेंट्स के लिए इन्हेलर्स सेफ हैं? जाते जाते आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भाई, मेरी तरफ से सबको यही है कि जैसे कि ये कोई कमजोरी है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए कोई एक चीज़, सब लोग ये पूछते हैं कि साहब इन्हेलर की आदत लग जाएगी। नहीं भैया, आदत की बात नहीं होती है, ये एक हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है। मैं जैसे कि आम रोज़मर्रा की क्लिनिक्स में मेरा यही सवाल होता है कि भाई हमें जैसे कि चप्पल जूते पहनने क्या आदत है या वो ज़रूरत है? वो ज़रूरत की चीज़ है। तो मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि जो अगर एज़मा है और डायग्नोसिस सही बनी हुई है और एज़मेटिक हैं, तो इन्हेलर्स आर देयर नीड, वो उनकी लत की चीज़ नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा, सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा। और फीमेल्स के लिए ख़ास तौर से इसलिए मैं एजुकेट करना चाहता हूँ कि फीमेल्स के ऊपर अपनी, अगर वो अभी अनमैरिड हैं तो आगे भी उनके ऊपर जिम्मेदारी उनकी फैमिली की भी आती है, और घर की सारी जिम्मेदारी उनके पास होती है। तो जब तक वो अपने सिम्टम नहीं कंट्रोल करेंगी
तो उनको आगे घर चलाने में भी दिक्कत होती है। तो इन्हेलर से किसी भी प्रकार का परहेज़ नहीं होना चाहिए। और एज़मा को आज भी मैं जो है परेशानी या दिक्कत कहता हूँ, मैं परेशानी और दिक्कत ही कहता रहूँगा, क्योंकि बहुत कम % ऑफ द जो एज़मेटिक होते हैं वो सीवियर एज़मा के ग्रेड में आते हैं और उनसे उनको कोई खतरा होता है। तो प्लीज़ अगर अपने डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से यूज़ इन्हेलर्स एंड इट इज़ देयर नीड नॉट द एडिक्शन। बिल्कुल, इन्हेलर्स आदत नहीं होती, इन्हेलर ज़रूरत होती है, डॉक्टर साहब का कहना है। डॉक्टर साहब, जाने से पहले वर्ल्ड एस्थमा डे पर जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो एस्थमेटिक हैं या नहीं हैं, जो हेल्दी भी है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? यहाँ पे दवाइयों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में आप योगा या प्राणायाम करते हैं तो आप योगा प्राणायाम करते रहें। इससे जो हमारे फेफड़े की जो मांसपेशियाँ हैं उनको एक ताकत मिलती है, और ऐसे एज़मेटिक जिनको जब एज़मा ट्रिगर होता है तो ऐसे समय में उनको उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो यूज़ इन्हेलर अलॉन्ग विद योगा एंड प्राणायाम विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड एज एन एज़मेटिक, नथिंग एल्स। और मैं जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि अगर कोई भी अस्थमा पेशेंट को आप जानते हैं या कुछ भी है, तो आप खुद भी उन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करिए कि इन्हेलर्स आर सेफ। उनको इसको टैबू बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग अगर आपको देखा देखी में थोड़ा सा ये हो जाएंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं इन्हेलर यूज़ कर रहा हूँ, मैं बस में यूज़ नहीं करूँगा, मैं ऑफिस में यूज़ नहीं करूँगा, अच्छा बस से उतर जाएंगे तो चुपके से पीछे से जाके यूज़ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मत करिए। इन्हेलर्स पूरी तरीके से सेफ हैं और आपको ही ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मुझे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि दवाई हम इतनी ज़्यादा उसमें लेते हैं और इन्हेलर्स बहुत कम उसमें रहते हैं, और वो डायरेक्टली आपको फ़ायदा कर सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम उस टाइम पे हो रही होगी, उस सिम्टम्स को तुरंत खत्म कर सकते हैं। तो इन्हेलर्स को यूज़ करिए। अस्थमा को या किसी भी बीमारी को एक टैबू बना के किसी के बारे में कोई सोच या कोई धारणा मत बना लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और ऐसे ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं 8887019138 पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। नमस्कार। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89